हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग से कैसे करनी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगता है और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार जब आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो बाद में तो वो एक फ़्लो बन जाता है, तो आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज बात करेंगे कि स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। मैंने ये आंसर लिखा है अभी, ये मेरा पेपर है, मैंने अभी दिया था 2024 वाला मेंस। तो ये मेरे रोल नंबर भी है और मैं अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो आप रोल नंबर भी थोड़े लिख लेना, अगर रिज़ल्ट में काम आ सकते हैं, हो सकते हैं नंबर आ जाए तो अच्छी बात ये। तो ये GS3 का पेपर है, ये GS3 का पेपर है और इसमें मैंने एक सिंपल सवाल लिया है। ये 14 सवाल मैंने लिया है। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। तो इस सवाल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग से ये होता है कि हम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर ये सवाल होते हैं तो यूपीएससी के वो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ये एनसीईआरटी है मेरे पास में। जैसे कि ये एनसीईआरटी है, इसके पीछे सवाल दे रखे हैं, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, तो इसमें ये दे रखा है सवाल कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। अगर आप स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये वाले सवाल ले सकते हैं और यहीं से कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाद में आप यूपीएससी के पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रायद्वीप नदी के 3 लक्षण लिखे, ये जो भी है, ये बड़े बड़े सवाल भी है, छोटे सवाल भी है। तो आप एनसीईआरटी से भी मदद ले सकते हैं। कोई भी एनसीईआरटी हो, ज़रूरी नहीं कि ये जियोग्राफी की हो, कोई भी हो। ये इकोनॉमिक का सवाल है, मैंने लिया था जो GS3 का है। और भारत, ये तो अभी ये मैंने लिखा है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आंसर का फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर है। सबसे पहले भूमिका है, ये यहाँ पे, ये भूमिका क्या होनी चाहिए। कुछ लोग हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग नहीं लगानी है, डायरेक्ट लिखना है। जो भी पूछते हैं उनके बारे में डायरेक्ट लिखना है। भूमिका परिभाषा हो सकती है, डेटा हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, या फिर सामान्य भूमिका भी हो सकती है। दूसरे भाग में आता है मुख्य भाग। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मुख्य भाग में क्या लिखना है, ये हेडिंग नहीं लगानी, डायरेक्ट लिखना है। सवाल की डिमांड को समझना है, या फिर मैथड लिखना है, उसकी चुनौतियाँ हैं, उपाय है, आगे की राह क्या है, उदाहरण वगैरह है, केस स्टडी है, मैप हो गया, डायग्राम हो गया, आलोचना, मूल्यांकन। ये एक मुख्य भाग में आते हैं, मेन बॉडी में आते हैं। ठीक है, ये इंट्रो हो गया, ये मेन बॉडी हो गई, ये कंक्लूजन, निष्कर्ष हो गया। ठीक है, सरकारी पहल क्या है, प्रयास क्या है, जो भी है। निष्कर्ष में ये लिखना है, समाधान है, कोई भी भविष्योन्मुखी, और SDG गोल लिख सकते हैं, अच्छे कीवर्ड लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें कोशिश भी की है लिखने की। तो ये हमारा सवाल तो यही था, यहाँ पे मैंने सवाल नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सवाल आप एक बार देख सकते हैं वापस। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका, मोटे अनाजों की भूमिका के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिया। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, कोदो, कुटकी आदि में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये एक इंट्रो हो गया। ठीक है, 4 लाइन में ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें मैंने एक न्यूज़ भी डाली है, जो ये 2023 वाली, और इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स। तो ये इतने पार्ट में अगर होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पार्ट छोटा ही दिखता है। और ये वहाँ पे पेज की साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी आती है। ये जो मार्केट में ये चल रही है ना, ये वाली साइज़, ये लाइन और ये लाइन, ये छोटी लाइन है, ध्यान रखना। मेंस में मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि लाइन लगभग थोड़ी पेज मोटाई में, थोड़ा लंबाई तो ये ठीक है, लेकिन मोटाई में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखना। तो ये इतनी ये इंट्रो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में बात करते हैं कि अब मैंने ये इसको एक बॉक्स में बंद किया है। ये ज़रूरी है, आप भी करना। कोई भी डेटा हो, फैक्ट हो और ये सन वगैरह हो, इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं ना, तो बढ़िया रहता है, क्योंकि ये अच्छा भी लगता है। और बाकी तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। और एग्जाम्पल में ये बाजरा, कोदो, कुटकी वगैरह, ये मोटे अनाज के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी डाल दिए। और इसके बाद में ये थोड़ा सा लिख दिया कि ये पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो। इसके बाद में है ये मेन बॉडी।
स्वास्थ्य एवं पोषण में मोटे अनाजों की भूमिका, इसको मेन बॉडी को भी मतलब एक बॉक्स में बंद करना है, बड़े से बॉक्स या फिर अंडरलाइन तो 100% करना है, नहीं तो आपका आंसर अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, वहाँ पे भी वो लोग सजेस्ट करते थे कि एक बॉक्स में मेन हेडिंग को बॉक्स में बंद करना है, उसके बाद में सब हेडिंग को भी बॉक्स में बंद करना है। तो ये एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट है और अच्छा फॉर्मेट है, इससे मतलब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो स्वास्थ्य एवं पोषण में मोटे अनाजों की भूमिका, हमारे सवाल की डिमांड यही थी, तो हमने ये लिख लिया। स्वास्थ्य के बारे में लिख दिया, मोटे अनाज के सेवन से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। ठीक है। पोषण में मोटे अनाजों में पोषक तत्व व प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे मोटापे में कमी होती है। बीमारी की भी कमी होती है, क्योंकि मोटे अनाज का हम सेवन करेंगे तो ये फिक्स है कि मतलब फैट नहीं बढ़ेगा, बीपी हाई नहीं होगी, शुगर नहीं बढ़ेगा, एक शरीर का संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य की जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो एक संतुलन बना रहेगा। ये मतलब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा और करता तो भी इसमें बेहतर हो सकता था, वैसे आप भी कर सकते हैं। और मैंने तो अभी मतलब थोड़ा सा वो गैप भी दे रखा है, मेंस हो रखा था, तो आराम से उस हिसाब से किया है, डायरेक्ट ही लिखा है, इसमें कोई मैंने सोचा समझा नहीं ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें ये बीमारी की कमी होती है शरीर में, वो आप सबको पता है कि पोषक तत्वों के सेवन से बीमारी की कमी होगी, वो भी ठीक है। स्वास्थ्य, ये एक अच्छा शब्द है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, ये भी ठीक है जो मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। और 10 नंबर का ये सवाल है, 2 पेज में लिखना होता है। 10 नंबर के लिए ये इतना मटेरियल काफ़ी रहता है मेरे हिसाब से। आपको मतलब 10 में से 5 नंबर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीएस में आधे नंबर मिलना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 250 में से 125 नंबर तो किसी के भी मतलब बहुत मुश्किल होता है। 100 नंबर आ जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो 10 में से अगर आप इसमें से 4 नंबर मिल जाते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा आंसर आप लिखते हैं तो ज़रूर आपको 4 नंबर दे देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मेट ठीक है और इसमें डायग्राम भी है। और वापस ये सब मतलब डायमेंशन ज़रूर कवर करना। डायमेंशन मतलब जैसे कि ये यहाँ पे हो गया, चुनौतियाँ लिख ली है, ये मेन भूमिका हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे वापस ये चुनौतियाँ हो गई है, और ये डायग्राम हो गया है, ये आगे की राह हो गई है, सरकारी प्रयास हो गए, यही डायमेंशन है, इसको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है। तो इससे ही नंबर मिलते हैं। यूपीएससी के मेंस एग्जाम में मतलब आपको एक पता होना चाहिए कि नंबर कैसे मिलते हैं। नंबर सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डायरेक्ट मतलब लिख के छोड़ दिया। डायमेंशंस मतलब चारों तरफ से सवाल को पूरी तरीके से कवर करना होता है, कि सवाल तो शॉर्ट में वो पूछ लेते हैं कैसे भी, लेकिन हमें कवर करना ज़रूरी होता है। ये चुनौतियाँ वगैरह लिखनी भी ज़रूरी होती है, और आगे की राह मतलब या फिर उपाय लिखने ज़रूरी होते हैं, सरकारी प्रयास क्या है वो भी शॉर्ट में लिखने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि 5-5 पॉइंट हर किसी में लिखे, 5-5 पॉइंट की वो मतलब जगह भी नहीं होती, आप भी समझ सकते हैं और वो एग्जामिनर भी वो भी समझ सकते हैं। तो उतनी जगह भी नहीं होती, 2 पेज ही देते हैं, तो ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे ये 500 पॉइंट भी हो गए, महिलाओं व आबादी भी स्वस्थ व अच्छे से जीवन जिएगी जो भी है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद मैंने चुनौतियाँ लिख लिया है। चुनौतियाँ में क्या है, मोटे अनाज में चुनौतियों में जैसे कि कम पैदावार होती है, बाजरा है जो इसकी अपने इंडिया में कम पैदावार होती है, और असमानता की स्थिति है, मतलब कहीं पे बाजरा ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, और मूल्य कम मिलता है, और जागरूकता की कमी है। तो ये मतलब एक चुनौतियाँ हो गई, एक चैलेंज हो गए और मुद्दे हो गए। कम पैदावार क्यों है, क्योंकि मतलब ये बाजरा इसके मतलब वो मूल्य कम है, तो मतलब लोग बाजरा उगाते नहीं हैं और उसकी जगह गेहूँ या फिर चावल उगाते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होगा, ये बाजरा मैक्सिमम राजस्थान में उगता है। यूपी बिहार साइड तो वो चावल और मतलब गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। पंजाब हरियाणा में भी गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल उस साइड में भी चावल की खेती ज़्यादा होती है। और दक्षिण भारत में थोड़ा बहुत होता है रागी वगैरह, वो भी ठीक है। और महाराष्ट्र और एमपी में यहाँ पे भी बाजरा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाजरे की पैदावार बहुत ही कम है, क्योंकि मूल्य कम है और सरकार भी इतना ध्यान नहीं देती। लोगों को पता नहीं है कि जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं है कि बाजरा स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है या फिर कितना नहीं है, उस हिसाब से। तो ये एक चुनौतियाँ हो गई है। आप अपने हिसाब से अच्छा लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है और ये शॉर्ट में ही लिखना होता है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट एक इंडिया का भारत का सुंदर सा मैप बना लिया है और थोड़ा लिख दिया है कि सीमित जगह उत्पादन। यहाँ पे ये मार्क करके लिख दिया है कि सीमित जगह उत्पादन यहाँ से, तो ये भी एक ठीक है, छोटा सा डायग्राम भी हो गया। और आगे की राह में क्या लिख लिया कि उत्पादन को बढ़ावा देना। ये सबसे ज़रूरी है कि पैदावार को बढ़ावा देने से ही मतलब एक बाजरे में वृद्धि होगी, बाजरे या फिर मोटे अनाज में, तो फिर उस हिसाब से उत्पादन को बढ़ावा देना।
मोटे अनाज की समावेशी पहुंच बनाना। समावेशी पहुंच मतलब असमानता को कम करना। जैसे कि राजस्थान इस साइड में पैदावार ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बाजरा बहुत मिलता है, दक्षिण भारत में बाजरा है ही नहीं क्योंकि लोग खाते नहीं हैं, चावल खाते हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी बिहार साइड में भी लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से मतलब उस साइड में भी वो एक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य के फ़ायदे संबंधी जागरूकता बढ़ाना। हाँ, लोगों को ये पता नहीं है कि स्वास्थ्य के फ़ायदे क्या क्या है मोटे अनाज खाने से, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, वो लोगों को पता नहीं है। और उस हिसाब से मतलब एक बाजरे का फ़ायदा होता है जो ज़रूरी है, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि मतलब फैट में वृद्धि नहीं होती है, बीपी हाई की समस्या भी ख़त्म होती है, और फिर शुगर की ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। मतलब ये खाने से शरीर एक स्वस्थ रहता है और उम्र भी ज़्यादा जीने के वो चांस बनते हैं। और किसानों को मोटे अनाज पर सब्सिडी देना। सरकार एक सब्सिडी कम देती है, तो सब्सिडी को अगर बढ़ावा देती है सरकार तो किसान ज़रूर उगाते हैं। हर कोई मतलब फ़ायदा उठाना चाहेगा अगर सब्सिडी देती है तो, लेकिन सरकार सब्सिडी में थोड़ी सी वो ढिलाई करती है, उस हिसाब से इसमें भी समस्या होती है, तो सब्सिडी ज़रूर देनी चाहिए। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये एक शॉर्ट में लिखना होता है। यहीं पे मतलब बहुत सारे डायमेंशन हम कवर करते हैं ना, तो एक पेज की मतलब कमी रहती है या फिर जगह की कमी रहती है, प्लस टाइम की भी कमी रहती है। ये पूरा मटेरियल हमें 7 मिनट में लिखना होता है। ये पेज, ये इतना मटेरियल प्लस ये इतना मटेरियल पूरा 7 मिनट में लिखना होता है, तो हमारे पास में टाइम की कमी होती है। तो यहाँ पे सरकारी प्रयास में लिख दिया कि राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 में, भारत ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ये 2023 में भारत के प्रस्ताव से मतलब यूएन ने घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। ये भी आपको याद होना, ये लिख लेते तो भी बढ़िया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें भी ये मोटे अनाज की मतलब भूमिका बहुत होती है। तो ये सरकारी प्रयास है, शॉर्ट में लिखना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 4-5 पॉइंट लिखने चाहिए, इतनी तो जगह भी नहीं है, प्लस टाइम भी नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है। और लास्ट में निष्कर्ष, ये सबसे बढ़िया निष्कर्ष होता है, वो भी मतलब एक अच्छा लिखना होता है। इस प्रकार मैंने लिखा है कि इस प्रकार SDG 2 भूखमरी की समाप्ति और SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य व जीवन स्तर, ये मतलब अच्छे कीवर्ड है। तो और ये मतलब ज़रूरी है लिखना, क्योंकि SDG को तो आपको मतलब मुंह पे याद होना चाहिए। 17 SDG है जो भी है, वो आपको एकदम एक्यूरेट याद होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, और सुधार करते हुए अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा तो फिक्स है कि हम अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक यही होता है अच्छा आंसर। आप ये देख के, ये फॉर्मेट देख के, जो मैंने पहले पेज बताया था उसको देख के मतलब एक अच्छे से आंसर लिख सकते हैं बढ़िया से। उसमें फॉर्मेट में ये ध्यान रखना है कि ये बॉक्स बनाना है ज़रूर, कोई सन हो गया, फैक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बॉक्स बनाना है, मेन हेडिंग को कवर बॉक्स में बंद करना है, सब हेडिंग को भी बॉक्स में बंद करना है, ये यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इसको याद रखना है। और ये एक अलग डायग्राम इस टाइप में बना सकते हैं आप, मतलब फ्लो चार्ट वगैरह, और ये डायग्राम बना सकते हैं। और आगे की राह, यहाँ पे लिखा आगे की राह, डायमेंशन ज़रूर कवर करने हैं। सरकारी प्रयास, ये भी लिखने ज़रूरी है। हर एक सवाल में नहीं बैठते हैं, लेकिन जहाँ पे बैठते हैं आपको ज़रूर लिखने चाहिए। और इसके बाद में ये अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है, और अच्छे निष्कर्ष से ही मतलब आपके, इससे मतलब मेरे हिसाब से 4 से 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, और 4 से 5 नंबर बहुत होते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, मेरे माइंड में ये भी है कि हर सब्जेक्ट का आपको एक एक सवाल ऐसे लिख के मतलब एक बताता रहूँ कि मतलब कैसे अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। ये तो मैंने ये वाला पेपर लिया था GS 3 वाला, और उसके बाद में GS 1, 2, 3 का भी मेरा प्लान है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। तो आप ऐसे करके ही मतलब स्टार्टिंग से आप NCERT के जो मैंने अभी सवाल बताए थे वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यही था वीडियो, और ऐसे ही मतलब आपको आंसर राइटिंग करनी है।